Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Isha Zubair and we are studying Interest Rate Risk FM, Financial Management Subject ACCA का, जिसका आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क। नाम से क्या लग रहा है? पहले हमने क्या किया था? इससे पहले जो चैप्टर किया था वो फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क का किया था। अब हम इंटरेस्ट रेट रिस्क को देखेंगे और इंटरेस्ट रेट रिस्क में इंटरेस्ट जब भी वर्ड आ जाता है, हम सबको मालूम है कि वो लोन पर हम एक अमाउंट देते हैं या फिर लेते हैं। अगर हमने लोन बैंक से लिया है तो हम उसको हर महीने या एवरी 6 मंथ्स या एवरी ईयर हम उसको एक इंटरेस्ट देंगे, और अगर हमने किसी को लोन दिया है तो उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो इंटरेस्ट लेना और देना, इन दोनों में होता ये है कि एक रिस्क होता है। क्या रिस्क होता है? कि भैया आपने किसी को लोन दिया, फर्ज करें लोन दिया 10 मिलियन का, 1 लाख का, स्मॉल अमाउंट लेते हैं ताकि समझना आसान हो। लोन दिया आपने किसी को $1 लाख का, उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो 10%। तो यानी आपको $10,000 इंटरेस्ट के तौर पे मिलेगा। ठीक है, अब ये जो मिलेगा आपको, ये 10% है। अब आपने किसी को लोन किसी से लिया है, यहाँ पे आपने क्या दिया? यू आर गिविंग द लोन एंड यहाँ पे यू आर टेकिंग अ लोन, टेकिंग अ लोन ऑफ $1 लाख, और इस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 11%। तो अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट अमाउंट क्या आ जाएगी? 11,000। ये जो डिफरेंस आ रहा है 1,000 का, ये एक रिस्क है। यहाँ से यहाँ पे आपने जिसको भी लोन दिया उसको, उससे आप 10% ले रहे हो, और यहाँ जब आपने लोन लिया तो आपको 11% देना पड़ रहा है, तो 1,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो ये 1,000 क्यों एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है भाई? यही तो रिस्क है, और इसको ही तो हमें हेज करना है कि भाई हमें हमें क्यों लॉस हो किसी भी बात पे। तो हम अपने हर लॉस को हेज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिस्क को किस तरह हेज करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले तो देयर द टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, दो तरह के इंटरेस्ट रेट रिस्क है, एक तो बोरोइंग पे और एक इन्वेस्टमेंट पे। जो मैंने अभी बात कही कि या तो आप लोन ले रहे हो या फिर दे रहे हो, तो जब बोरो कर रहे हो तो उस पर हायर इंटरेस्ट रेट लग रहा है, और जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो लोअर रेट इंटरेस्ट है। तो जिसकी वजह से आपका कैश इन्वेस्टमेंट कम रिटर्न आ रहा है और यहाँ पे ज्यादा पे करना पड़ रहा है। वही वाली बात जो अभी ऊपर हमने एग्जाम्पल में कही, ये 1,000 का जो फर्क आ रहा है दोनों, एक पेमेंट, एक रिसीवेबल और एक पेमेंट में, तो ये 1,000 का फर्क भी क्यों आ रहा है, या ये हमें एज अ लॉस या एज अ कॉस्ट क्यों बेयर करनी पड़ रही है? हमें इसको हेज करना है इस तरह से कि हमें नो लॉस नो प्रॉफिट हो। Even if a company has both borrowings and investments of similar sizes, there may still be a risk. If interest is earned at a fixed rate on investments, but interest is paid at a variable rate on borrowings, यानी जब आपकी बारी आ रही है इंटरेस्ट लेने की, तो आपका रेट फिक्स्ड है 10%, लेकिन जब आपकी बारी आ रही है इंटरेस्ट देने की तो वो वेरिएबल रेट है। यानी इस साल 11% है, हो सकता है अगले साल आपको 12% देना पड़े, हो सकता है उससे अगले साल आपको 12.5 देना पड़े। तो ये वेरिएबल रेट, तो ये भी एक रिस्क हो जाता है। दूसरा कब रिस्क होता है? व्हेन इंटरेस्ट इज अर्नड एट अ वेरिएबल रेट ऑन इन्वेस्टमेंट्स बट इंटरेस्ट इज पेड एट अ फिक्स्ड रेट ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट इज अर्नड एट अ वेरिएबल रेट, यानी आप अर्न जब करने जा रहे हो या रिसीव जब करने जा रहे हो तब तो वेरिएबल रेट है, आप जैसे चाहे ऊपर नीचे कर रहे हो, बट इंटरेस्ट इज पेड एट अ फिक्स्ड रेट, यानी पेमेंट आपकी फिक्स्ड रेट पे है। सो देर इज अ रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट्स फॉल। रिस्क क्या है? कि इंटरेस्ट रेट गिर जाएगी बहुत ज्यादा। और यहाँ पे क्या है? दैट द रिस्क दैट इंटरेस्ट रेट्स राइज, कि बहुत ज्यादा राइज हो जाएगी। तो ये दोनों ही रिस्क है, बहुत ज्यादा गिर जाए या बहुत ज्यादा राइज हो जाए, ये दोनों ही एक रिस्क फैक्टर को जनरेट करती है जो कि कंपनी के नुकसान का बायस बन सकती है ना। बेस रेट, बेस रेट किसे कहते हैं? इट्स अ रेट which may be referred to by using the precise name given to the benchmark rate at which the bank lends to each other in different countries.
ये वो रेट है जिस पर हर कंट्री का बैंक एक दूसरे को लेंड करते हैं, वो बेंचमार्क रेट। तो वो SONIA हो सकता है, स्टर्लिंग ओवरनाइट इंडेक्स एवरेज, ESTR यूरो शॉर्ट टर्म रेट, TONAR टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट, SARON स्विस ओवरनाइट रेट, SOFR सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। ये सारे ही बेस रेट्स कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट, बेसिस रिस्क एंड गैप एक्सपोजर। क्या कह रहे हैं? बेसिस रिस्क एंड गैप एक्सपोजर। Even if a company has both cash assets and liabilities of similar sizes, and both investments and borrowings are at a variable rate of interest, there may still be a risk. यानी मैटर नहीं करता कि एक एसेट और लाइबिलिटी दोनों आपके इक्वल हों, मैटर नहीं करता कि दोनों इन्वेस्टमेंट्स आपने बराबर की हों, और ये भी मैटर नहीं करता कि अगर बोरोइंग रेट भी दोनों ही वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तब भी रिस्क फैक्टर बरकरार है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल इंटरेस्ट रेट तो एक इज नॉट डिटरमाइंड बाय सेम बेसिस पे डिटरमाइन नहीं हुआ। वेरिएबल इंटरेस्ट रेट एक कंट्री का कुछ और है तो दूसरी कंट्री का कुछ और है, दोनों अपने अपने बेसिस फॉलो कर रहे हैं। एक हो सकता है सेंट्रल बैंक का बेस रेट फॉलो कर रहा हो तो दूसरा सोनिया का। देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिस रिस्क। देयर इज टाइम गैप दैट गिव्स राइज टू रिस्क। इवन टाइम का फर्क है। मैंने इन्वेस्टमेंट की, फर्ज करें बिगिनिंग ऑफ द मंथ, और मैंने किसी से लोन लिया एंड ऑफ द मंथ, तो यानी बोरो किया एंड ऑफ द मंथ एंड इन्वेस्ट किया या किसी को लोन दिया बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो ये टाइम चेंज होने की वजह से भी या टाइम गैप होने की वजह से भी देयर कैन बी अ राइज टू द रिस्क। दिस इज कॉल्ड गैप एक्सपोजर। इसको क्या कहते हैं? इसको गैप एक्सपोजर कहते हैं, जो वक्त की वजह से, वक्त की डिफरेंस टाइम पीरियड की वजह से अराइज होता है। Gap exposure may arise because interest rates on investments and borrowings are revised at different points in time. Example, assets might be at a variable rate based on the base rate that is revised every 3 months, and liabilities might be variable rate based on the base rate but revised every 6 months. यानी हो सकता है एसेट के रेट को every 3 months रिवाइज किया जा रहा हो एंड लाइबिलिटी के रेट को 6 months में रिवाइज किया जा रहा हो। तो ये भी डिफरेंस क्रिएट कर देता है और रिस्क अराइज हो जाता है। नेक्स्ट, at a given point in time there is a difference between the value of the asset maturing at that time and value of the interest sensitive liabilities maturing at that time। यानी कि आपका लोन मेच्योर कब हो रहा है, जो आपने बोरो किया लोन उसकी मेच्योरिटी पीरियड कब है, एंड जो आपने इन्वेस्ट किया या किसी और को लोन दिया उसकी मेच्योरिटी पीरियड कब है। ये दोनों मेच्योरिटी पीरियड भी तो डिफरेंट हो सकती है ना, इसकी वजह से भी तो रिस्क अराइज हो सकता है। एंड इफ लाइबिलिटीज, ये पॉइंट टू बी नोटेड, इफ लाइबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स देयर इज अ रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट राइजिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव गैप। इफ एसेट्स आर ग्रेटर देन लाइबिलिटीज देयर इज अ रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉलिंग, पॉजिटिव गैप। तो ये दोनों गैप्स को हमने देखना है कि जब लाइबिलिटी ग्रेटर होती है, यानी कि आपको पेमेंट या लोन अदायगी आपकी ज्यादा है, ग्रेटर देन योर एसेट्स, जिस मतलब रादर आपने किसी को लोन दिया है, आपका बोरोड लोन ज्यादा है, तो आपका क्या होगा? आपका रिस्क ज्यादा होगा। रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट राइजिंग बिकम्स मोर, इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव गैप। और अगर आपकी लाइबिलिटी कम है, आपके एसेट ज्यादा है, यानी इन्वेस्टमेंट वाला लोन ज्यादा है, बोरो आपने कम किया है, तो आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इट विल टेंड टू फॉल, और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव गैप। यहाँ पे ये दो बातें क्लियर हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट, बेसिक मेथड्स ऑफ मैनेजिंग रिस्क। कैसे मैनेज करें इस इंटरेस्ट रेट रिस्क को? एक बेसिक पर्सपेक्टिव या बेसिक मेथड क्या है? स्मूथिंग। From the perspective of a company borrowing money, interest rate risk can be managed by smoothing. This involves using a prudent mix of fixed and floating rate finance to mitigate
द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस, जिसको हम मैचिंग भी कहते हैं. दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग assets that are based on the same interest rates as their liabilities. अच्छा, स्मूथिंग क्या होता है? स्मूथिंग में वी आर यूजिंग मिक्सड ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट्स. दैट इज स्मूथिंग ऑल अबाउट. हम स्मूथिंग किसके जरिए कर रहे हैं कि हम फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट्स को मिक्स एंड मैच करके यूज कर रहे हैं, जिससे इम्पैक्ट जो है इंटरेस्ट रेट चेंजेस का वो थोड़ा सा कम हो जाता है. इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम होता है, मतलब जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है. वेर एज मैचिंग किसे कह रहे हैं कि जब हम एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं दैट आर बेस्ड ऑन सेम इंटरेस्ट रेट्स. हम जान के अपने जितना भी लोन हमने बोरो किया है मार्केट से वो हमारी लाइबिलिटी है, और जिस भी रेट पे किया है हम जान के उसी रेट पर किसी ना किसी को लोन इशू कर रहे हैं या अपने एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं सेम इंटरेस्ट रेट पे, ताकि हम मिनिमाइज कर सकें किसको? अपने इंटरेस्ट रेट रिस्क को. और इस मेथड को क्या कहते हैं? इस मेथड को कहते हैं मैचिंग. और इस मेथड को क्या कहते हैं? इस मेथड को कहते हैं स्मूथिंग. ठीक है, याद रहेगा. स्मूथिंग, मिक्स ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग रेट्स. मैचिंग, क्रिएटिंग एसेट्स इक्वल टू द सेम इंटरेस्ट रेट एज देयर लायबिलिटी. नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फ्यूचर इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर. फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर होने वाला है उससे हम किस तरह बचें? तो अगर कंपनी रिस्क एवर्स है और एक्सपेक्ट करती है कि इंटरेस्ट रेट्स राइज होंगे, तो एम्फोसिस विल बी ऑन यूजिंग फिक्स्ड रेट फाइनेंस. रिस्क एवर्स, रिस्क सीकर. रिस्क सीकर वो कंपनी होती है जो रिस्क लेना पसंद करती है, वेर एज रिस्क अवर्स वो कंपनी होती है जो रिस्क लेना पसंद नहीं करती. तो जो रिस्क लेना पसंद नहीं करती वो कंपनी के इंटरेस्ट रेट्स एक्सपेक्ट टू राइज, एंड जिसको हम किस तरह मैनेज करेंगे? फिक्स्ड रेट फाइनेंस देकर. However, a loan or investment is being planned in the future, then the risk is harder to manage. अगर यही लोन हम फ्यूचर में लेने का या देने का सोच रहे हैं या 3 मंथ्स बाद या 6 मंथ्स बाद, तो 6 मंथ्स बाद का इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप फ्यूचर में मतलब आप पहुंच तो नहीं सकते ना इस वक्त. 3 महीने बाद क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी, क्या सर्कमस्टांस होगा, हु नोज. हु नोज. वक्त बदलते देर थोड़ी लगती है, कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर छिड़ते देर थोड़ी लगी. सो ये बात यहाँ पे बताई जाती है. So a company is planning to take out a loan in 1 month's time. In 1 month's time, when the loan is taken out, interest rates may have risen. The risk can be managed by the techniques covered in the following sections, which either aim to fix the interest rates. एक तरीका ये है, या तो इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दो FRA के जरिए, फ्यूचर के जरिए, स्वैप के जरिए, और कैप द इंटरेस्ट रेट, या उसको कैप कर दो. कैप कर दो यानी एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दो कि इससे ऊपर नहीं जाएगा इंटरेस्ट रेट. तो वो ऑप्शंस के जरिए हो सकता है. ठीक है, तो एक क्या है कैटेगरी? फिक्स द इंटरेस्ट रेट FRA के जरिए, फ्यूचर्स के जरिए, स्वैप्स के जरिए. एंड दूसरा ऑप्शन क्या है कि कैप कर लो इंटरेस्ट रेट, यानी मैक्सिमम जो इंटरेस्ट रेट है उसको आप लॉक कर लें, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो वो ऑप्शंस के जरिए हो सकता है. सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट मेथड, FRA, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट्स. FRA, a contract with the bank covering a specific amount of money to be borrowed over a specific period of time in the future at an interest rate agreed now. यानी इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो आज की तारीख पर क्या हो जाएगा? अग्री कर लिया जाएगा, और एक स्पेसिफिक अमाउंट में FRA का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाएगा. तो इससे आप इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. FRAs are arranged with a bank as an OTC, over the counter transaction. Easily available होते हैं, immediately available होते हैं. FRA is a binding contract that fixes an interest rate for short term lending, investing और short term borrowing. तो FRA क्या करता है? शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर देता है फॉर एन इंटरेस्ट रेट पीरियड दैट बिगिंस एट अ फ्यूचर डेट. और ये इसलिए इसका नाम फॉरवर्ड है ही इसलिए कि ये फ्यूचर में किया, यानी कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो लोन लेना है या 3 महीने बाद जो हमें लोन लेना है या देना है उसका इंटरेस्ट रेट हम आज ही के दिन फिक्स कर लेंगे कि 10% फॉर एग्जाम्पल. तो वो जो 3 महीने बाद
हमने 1 लाख का लोन लेना है, उसका इंटरेस्ट रेट हम आज ही फिक्स कर ले रहे हैं, तो 3 महीने बाद अगर इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में बढ़ चुके होंगे तो ये कंपनी सेफ हो जाएगी, क्योंकि इसने 10% पे अपना कॉन्ट्रैक्ट लॉक कर लिया। However, an FRA is not identical to a currency forward because it is not an agreement that is directly linked to a transaction. Example, to lend or borrow. Instead, it is a derivative agreement that fixes an interest rate on a notional amount of money, the principal. ये एक अग्रीमेंट नहीं है जिसकी वजह से ये करेंसी फॉरवर्ड्स की तरह नहीं है FRA. इट इज अ डेरिवेटिव अग्रीमेंट। ये फिक्स करता है इंटरेस्ट रेट ऑन अ नोशनल अमाउंट, यानी फिजिकली कोई कैश फ्लो नहीं हुआ इस वक्त, सिर्फ एक अग्रीमेंट हुआ है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। A company can enter into an FRA with a bank that fixes the rate of interest for short-term borrowing for a certain time in the future. If actual interest rate at that date proves to be higher than the rate in the FRA, the bank supplying the FRA pays the company the difference. यानी कि उन्होंने तो लॉक कर लिया 10% पे, और 3 मंथ्स बाद पता चला कि रेट हो गया 12%। तो जो 2% का डिफरेंस है वो कौन पे कर रहा है? वो बैंक पे कर रहा है कंपनी को। इफ द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इज लोअर देन द FRA, यानी FRA 10% पे लॉक किया और 3 मंथ्स बाद पता चला कि इंटरेस्ट रेट तो 9% हो गया, so the company pays the bank supplying the FRA the difference, यानी जो 1% का डिफरेंस है वो फिर कंपनी पे करेगी, वो 10% ही उसको देना पड़ेगा, वो 9% पे नहीं आ सकती। ये तो कंपनी के लिए लॉस हो गया ना। The FRA does not need to be with the same bank as the loan, यानी जिस बैंक से आपने लोन लिया है जरूरी नहीं कि FRA आप उसी बैंक से लो, दूसरे बैंक से भी करवा सकते हो FRA, as the FRA is a hedging method independent of any loan agreement. This allows a company to take out the loan in future at the best rate available. आई होप यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। आगे बढ़ रहे हैं, एक एक्टिविटी है हमारे पास। कोटेशंस ऑफ FRA क्या क्या है? ये स्टार्ट एंड एंड मंथ है। 3 to 9 FRA का मतलब है 3 मंथ्स में स्टार्ट होगा, 9 मंथ्स में एंड हो जाएगा, मेच्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, ये बेस रेट है 5% और ये 5 मिलियन का मतलब है साइज ऑफ द लोन। तो एक्टिविटी को देखते हैं ये सवाल कैसे हल होगा। Frantic PLC is planning to take out a 6-month loan of pound 5 million in 3 months' time. It is concerned about the base rate rising above its current level of 4.75%. Frantic has been offered to 3 to 9 FRA at 5%. Frantic can borrow at approximately 1% above the base rate. ऑलराइट, FRA को सबसे पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली ये समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट रिस्क आखिर आ कैसे रहा है या किस पे। सो इसमें फॉर एग्जांपल आप लोन बोरो करने जा रहे हैं, ठीक है, और 1 लाख का। अब आपको इसके ऊपर बोरोइंग रेट जो इस वक्त चल रहा है वो चल रहा है 10% फर्ज करें। आफ्टर 3 मंथ्स आपको ये लोन लेना है, आफ्टर 3 मंथ्स आपको 1 लाख का लोन लेना है, और आपको डर इस बात का है कि कहीं ये इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, क्योंकि अगर ये बढ़ जाएगा 11% हो जाएगा तो आपको पहले 10,000 देने पड़ रहे थे इंटरेस्ट, अब आपको 3 महीने बाद 11,000 देने पड़ेंगे, विच इज अ बैड न्यूज। बैड न्यूज फॉर whom? फॉर द पर्सन हु इज बोरोइंग, फॉर द कंपनी हु इज बोरोइंग। ठीक है, कंपनी ये अगर ये बोरो करना चाह रही, तो इस रिस्क से बचने के लिए ये क्या करेगी? FRA कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेगी, जो 3 मंथ्स बाद लागू होगा और 9 मंथ्स तक इसकी वैलिडिटी होगी, एंड ये आपका इंटरेस्ट रेट लॉक कर देगा फॉर एग्जाम्पल 10% पे। तो यानी 3 मंथ्स बाद भी आपको सिर्फ 10% ही पे करने पड़ेंगे, अगर चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़ भी जाए तो। और आप ये किसी भी बैंक से जाके लोन ले सकते हो, जरूरी नहीं जहां से आपने FRA परचेज किया है वहीं से लोन लेना पड़े, नहीं, FRA आपको प्रोटेक्ट कर देता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप गए हो बैंक B के पास, बैंक X के पास 3 मंथ्स के बाद 1 लाख का लोन लेने के लिए, और आपको पता चला कि वहाँ इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12%। तो आपको 12% देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपने FRA के बदले में 10% दोगे,
और जो बाकी का 2% है ना, वो कौन देगा? वो एफआरए का अग्रीमेंट दिलवा के देगा आपको। यानी कि जिस बैंक के साथ आपने एफआरए की है वो कंपेंसेट करेगा इस 2% को। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप 10% पे ही अपना इंटरेस्ट देना। बात समझ आ रही है? तो ये एफआरए करता है। सेम अगर हम लेंडर की नजर से देखें कि आप लोन देने गए हो, आप एक लेंडर हो, यू आर अ लेंडर, और आपको 1 लाख का लोन देना है, लेकिन कितने महीने बाद देना है? 3 मंथ्स के बाद देना है। और आज जो है आपका देने पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% है। और 3 मंथ्स के बाद ये हो सकता है आपको डर इस बात का हो कि ये गिर जाए, इंटरेस्ट रेट फॉल हो जाए, फॉल होके 10% पे आ जाए, तो 2% का आपका नुकसान होगा। और आप इसी नुकसान या इसी रिस्क से बचने के लिए आप क्या करते हो? एफआरए में एंटर हो जाते हो। और एफआरए क्या करता है? 3 to 9 मंथ्स का आपको देगा और आपका इंटरेस्ट रेट लॉक कर देगा 12% पे। यानी कि अब इन रियलिटी 3 मंथ्स बाद अगर आपको 10% पे भी इंटरेस्ट रेट गिर जाए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 12% आपको मिलके रहेंगे। 10% आपको आपका बोरोवर दे रहा होगा, और 2% कौन कंपेंसेट कर रहा होगा? ये जो एफआरए आपने जिनसे लिए है। तो आपको कुल मिला के 12% ही मिलेगा, क्योंकि आपने 12% पे अपना लॉक करवा दिया है अपने लोन को। ठीक है, अपने इंटरेस्ट को आपने लॉक करवा दिया। तो ये फायदा है एफआरए का। अब इसको हम प्रैक्टिकली इस एक्टिविटी 1 से देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हमें 6 मंथ्स का लोन 6 मंथ्स के बाद जो लेना है, इज प्लानिंग टू टेक आउट 6 मंथ लोन ऑफ 5 मिलियन। 6 महीने के लिए लोन चाहिए 5 मिलियन का, 3 मंथ्स के बाद। इट इज कंसर्न्ड अबाउट द बेस रेट राइजिंग अबव इट्स करंट लेवल ऑफ 4.75%। फ्रैंटिक हैज बीन ऑफर्ड 3 to 9 एफआरए 5% पे, वो कह रहा है कि लॉक करवा लो। ठीक है, और उसका बेस रेट क्या होगा? एडवाइस फ्रैंटिक ऑफ द लाइकली आउटकम इफ इन 3 मंथ्स टाइम द बेस रेट इज 5%। यानी 3 मंथ्स बाद इसको लोन लेना है। ठीक है, बोरो करना है। क्या करना है? इसको बोरो करना है। कितना बोरो करना है? 5 मिलियन। 5 मिलियन बोरो करना है। और कितना रेट, इंटरेस्ट बेस रेट क्या बना हुआ है? 5.5%। इसने एफआरए लॉक कर लिया है किस पे? 5% पे। तो यानी इसको जो 0.5 का इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा देना पड़ता, वो इसको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। ये 0.5% कौन कंपेंसेट करेगा? ये एफआरए का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे 4.5%, 4.5% आपका बेस रेट है। ठीक है, ये आपका बेस रेट हो गया, और आपने लॉक करवा लिया 5% पे। यू वांट टू बोरो, एंड आपका बेस रेट हो गया है 4.5%, और आपने लॉक करवा लिया है एफआरए 5% पे। तो आपको 5% पर इंटरेस्ट देना होगा। ये जो 0.5% का आपका कम हो रहा है, ये आपका नुकसान है एक तरह से। समझ आ रहे? यहाँ आपको वो लोग कंपेंसेट कर देंगे, यहाँ वो लोग कंपेंसेट नहीं करेंगे। जैसे कि आप इधर भी देख सकते हैं कि इधर 0.5% बैंक पेज कंपेंसेशन, एंड इधर फ्रैंटिक पेज बैंक कंपेंसेशन ऑफ 0.5। इधर फ्रैंटिक को देना पड़ेगा, इधर कंपनी को देना पड़ेगा। इधर बैंक दे रहे हैं, इधर कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है, अब नेट कॉस्ट पूछ रहे हैं कि नेट कॉस्ट कितनी है। तो नेट कॉस्ट निकालने के लिए क्या किया जा रहा है? 5.5% जो बेस रेट है उस पर 1 को ऐड करके 6.5%, और -0.5 क्योंकि ये कंपनसेट बैंक कर रहा है। तो यानी नेट कॉस्ट जो फ्रंटिक को पड़ रही है वो 6% पड़ रही है। यहाँ पर 4.5 प्लस 1, 5.5% देना है, मगर इसमें से फ्रंटिक दे रहा है 0.5%। तो यानी अगेन 0.5 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस्ट 6% पड़ेगी, विच इज 6% नेट कॉस्ट जो फ्रंटिक को देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे 6.5 से 0.5 माइनस हो रहा है क्योंकि बैंक दे रहा है, 6% नेट कॉस्ट पड़ रही है, और यहाँ पे 0.5% ऐड हो रहा है,
क्योंकि 6% कॉस्ट देनी पड़ रही है। और ये 1 कहाँ से आया? ये 1 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि ये फ्रेंटिक कैन बोरो एट अप्रोक्सीमेटली 1% अबव द बेस रेट, यानी 1% को प्लस करना है बेस रेट के ऊपर, जो कि हमने यहाँ 5.5 प्लस 5 किया, यहाँ पे 4.5 प्लस 1 किया, 5.5 प्लस 1 एंड इधर भी 4.5 प्लस 1। ठीक है, आई होप यहाँ पे कहानी क्लियर है। आगे बढ़े।